So, hello, hi, everybody out there, young doctors. आज का ये डिस्कशन मेरे चैनल पर आई मल्टीपल रिक्वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में है और बहुत सारे यंग डॉक्टर्स ने ईएनटी के बारे में कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने के लिए कहा है, इसलिए मैं ये डिस्कशन करना चाह रहा हूँ और इसमें आपको कुछ क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा ईएनटी में पोस्ट ग्रेजुएशन के रेफरेंस में। ओके, तो शुरू करते हैं। ईएनटी का मतलब ईएनटी ईयर नोज थ्रोट। ऑफिशियली इस पोस्ट ग्रेजुएशन का नाम होता है ऑटोलैरिंजियोलॉजी। अब जैसा कि आप समझते हैं ईयर नोज और थ्रोट, तो ये हमारे ईयर, ये नोज और ये थ्रोट, इस पूरे एरिया का जो डोमेन है वो ईएनटी सर्जन का होता है। मतलब कि आप न्यूरो सर्जरी छोड़ दें, आप क्रेनियम के अंदर का मटेरियल छोड़ दें, ब्रेन को छोड़ दें, तो आपका जो फोरहेड से नीचे का जो पूरा एरिया है, आई को छोड़ दें, तो ये पूरा एरिया ईएनटी सर्जन की डोमेन में होता है। मतलब कि वो हेड एंड नेक सर्जन होता है। ओरल सर्जरी भी ईएनटी सर्जन को करना चाहिए, नेक सर्जरी भी ईएनटी सर्जन को करना चाहिए, सब मैंडिबुलर सर्जरी भी ईएनटी सर्जन को करना चाहिए, और सारी जो मैंडिबुलर सर्जरीज होती हैं और मैंडिबुलर रिसेक्शन होता है, मैंडिबुलोप्लास्टी होती है, ये सारा भी ईएनटी सर्जन के ही डोमेन में आता है। लेकिन इंडिया में एक मिसकंसेप्शन है कि ईएनटी सर्जन मतलब ईयर नोज थ्रोट सर्जन, मतलब कि वो ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम को ट्रीट करेगा, मतलब कि वो हियरिंग लॉस को ट्रीट करेगा, वो ईयर डिस्चार्ज को ट्रीट करेगा, वो एलर्जिक साइनोसाइटिस ट्रीट करेगा, सर्दी खांसी को ट्रीट करेगा, और ये ईएनटी सर्जरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हेड एंड नेक सर्जरी बेसिकली ईएनटी सर्जन का काम होता है। अब जैसे कि हेड एंड नेक सर्जरी के साथ ही ईएनटी सर्जन को ईयर की सर्जरी भी करनी पड़ती है, नोज़ की सर्जरी भी करनी पड़ती है। अब आप ये देख सकते हैं कि ईयर का जो एक्सटर्नल ऑडिटरी, इंटरनल ऑडिटरी मीएटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस है, ये काफ़ी छोटा होता है। नोज़ का भी ओपनिंग काफ़ी छोटा होता है, ऊपर आप अंदर जाएं तो भी काफ़ी छोटा छोटा होता है। तो यहाँ पर ईएनटी सर्जन जो काम करता है वो माइक्रो सर्जरी कहा जाता है। मतलब कि वो ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप की मदद से तरह तरह के ऑपरेटिव प्रोसीजर्स करता है आपके ईयर पर और आपके नोज़ पर। तो ये तो होती है माइक्रो सर्जरी, जिसे कि ईएनटी सर्जन करता है। इन एडिशन टू दैट, ईएनटी सर्जन जो है नेक में जो भी सर्जरीज होती हैं, जैसे कि थायराइड नोड्यूल की सर्जरी, गॉइटर की सर्जरी, लिम्फेडिनाइटिस की सर्जरी, कैंसर सर्जरीज, चाहे वो कैंसर हो आपका लैरिंग्स का, चाहे वो कैंसर हो आपका थायराइड का, चाहे वो कैंसर हो ओरल कैविटी का, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, ये सारे सर्जरीज भी ईएनटी सर्जन को करना चाहिए। और ये सारी सर्जरीज जो है विदेशों में या बड़े सेंटर्स पर ईएनटी सर्जन करते हैं। तो ये सारी सर्जरीज जो कि नाक और ईयर और नोज को छोड़ के जो होती है वो बाकी सारी मैक्रो सर्जरीज होती हैं, मतलब कि बड़ी सर्जरीज होती है। तो ईएनटी सर्जन जो है वो माइक्रो सर्जरी भी करता है और वो मैक्रो सर्जरी भी करता है। इसके अलावा जो क्लिनिकल जो पार्ट होता है ईएनटी सर्जन का, जिसमें वो खाली क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके ट्रीटमेंट देता है, उसमें वो सारी चीज़ें आती है, लैरिंजाइटिस आती है, साइनोसाइटिस आती है, ग्लोसाइटिस आती है, एपिग्लोसाइटिस आती है, और ऐसे सारे जो आपके एलर्जिक फिनोमिना है, अस्थमा को छोड़कर। अस्थमा जो है चेस्ट के फिजिशियन के डोमेन में आता है, लेकिन स्टर्नम के ऊपर जितने एलर्जिक फिनोमिना होते हैं आई को छोड़कर, वो सारे काम जो है वो ईएनटी सर्जन करता है। ईएनटी सर्जन काम कैसे करता है?
ईएनटी सर्जन बेसिकली काम ऐसे करता है कि सबसे पहले वो ऑटोलैरिंगोस्कोपी करता है, ओरल एग्जामिनेशन करता है और उसके बाद फिर वो अपनी डायग्नोसिस बनाता है ईयर और नोज़ के रेफरेंस में और थ्रोट के रेफरेंस में। और यदि बड़ी सर्जरीज मैक्रो सर्जिकल डिसीजेज होती है तो वो उनको एग्जामिन करता है, उनको डायग्नोज करता है, उनकी एफएनएसी करवाता है और उसके बाद वो सर्जरी प्लान करके सर्जरी करता है। ईएनटी सर्जरी में आप एमएस करने के बाद आप सिंपली एक क्लिनिशियन बन भी कर भी रह सकते हैं, जिसमें आप खाली कंसल्टेशन देंगे। आप जो है एक माइक्रो सर्जन बनकर भी रह सकते हैं, जिसमें आप ईयर और नोज़ की सर्जरी करेंगे। और आप जो है एक मेजर सर्जन भी बन सकते हैं, जिसमें आप हेड और नेक सर्जरी करेंगे। ज़्यादातर भारत के जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, उनमें ईएनटी के काम में जो है जनरली हेड और नेक सर्जरी इंक्लूडेड नहीं होता है, वो जनरल सर्जन कर लेते हैं। तो यदि आपने ईएनटी सर्जरी में एमएस किया है तो उसके बाद आप हेड एंड नेक सर्जरी में फेलोशिप या एमसीएच कर सकते हैं और उसके बाद आप फुल फ्लेश्ड हेड एंड नेक ऑन्को सर्जन भी बन सकते हैं। तो यदि आप ऑन्को सर्जरी में इंटरेस्टेड है तो आप जो है एमएस ईएनटी करने के बाद आप ऑन्को सर्जन भी बन सकते हैं, लेकिन योर डोमेन विल बी लिमिटेड टू हेड एंड नेक, उसके नीचे आप नहीं जा सकते हैं। ओवरऑल जो एक एस्पेक्ट होता है ईएनटी का, वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है कि यदि आप कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं तो लिव लाइक ए क्लिनिशियन, थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहते हैं तो एक्सपर्टाइज डेवलप करके आप माइक्रो सर्जरी कर सकते हैं नोज़ की और ईयर की। और यदि आप बहुत ही एडवेंचरस एग्रेसिव एक्टिव लाइफ जीना चाहते हैं तो आप हेड एंड नेक सर्जरी में एमसीएच करके या फेलोशिप करके आप हेड एंड नेक सर्जन भी बन सकते हैं और ऑन्को सर्जन भी बन सकते हैं। यदि आप क्लिनिशियन बनकर रहते हैं तो आपकी इनकम जो होती है वो जनरली एमबीबीएस या एमडी मेडिसिन के एट पार रहती है। और यदि आप ऑन्को सर्जन बन जाते हैं तो नेचुरली आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक बात यहाँ पर बड़ा मैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊं कि ईएनटी इज़ नॉट ए इनसिग्निफिकेंट ब्रांच। ये छोटी ब्रांच नहीं है। क्यों? क्योंकि ईएनटी सर्जन का जो एग्जामिनेशन का डोमेन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी डॉक्टर टू एग्जामिन योर नोज़, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एग्जामिन योर ईयर, और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एग्जामिन योर थ्रोट एंड योर लैरिंग्स। तो इसलिए ईएनटी सर्जन का जो काम होता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट भी होता है, सेंसिटिव भी होता है। क्यों? क्योंकि रेंज ऑफ डिसीजेस जो है इस एरिया में काफ़ी वाइड होती है। वो ऑर्डिनरी वायरल इन्फेक्शन से लेकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लेकर एलर्जी से लेकर और कैंसर्स भी हो सकते हैं। तो ईएनटी सर्जन का काम बहुत ज़्यादा नाजुक, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ओरल कैंसर्स, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ लैरिंजियल कैंसर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो ईएनटी सर्जन कर सकता है। तो यदि आप ईएनटी में पीजी करना चाहते हैं तो बाकायदा कीजिए। और यदि आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके बाद एमसीएच हेड एंड नेक सर्जरी कीजिए और उसके बाद ऑन्को सर्जरी कीजिए। और यदि आप कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं तो आप एक ऑर्डिनरी ईएनटी स्पेशलिस्ट बनकर अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आप एग्जामिन करें अच्छी तरह, प्राइमरी डायग्नोसिस बनाएं और उसके बाद उसे रेफ़र कर दें सर्जन को आगे की बायोप्सी और एक्सीजन के लिए और आगे के ट्रीटमेंट के लिए। It is not a insignificant branch, it is not a minor branch, and it is not a unimportant branch. But yes, earning potentials जो है लिमिटेड है यदि आप केवल और केवल क्लिनिकल ईएनटी की प्रैक्टिस करते हैं। आपकी कंपटीशन जो है एमडी मेडिसिन वाले से हो रहेगी यदि आपको हेड एंड नेक सर्जरी नहीं आती है, यदि आप माइक्रो सर्जरी नहीं करते हैं तो। बट अदरवाइज आप एक बड़े सर्जन बन सकते हैं, आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट ईएनटी।
ईएनटी में तकरीबन इतना ही काम होता है। ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा भी हो सकता है। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक क्लैरिटी देने की कोशिश थी। इससे आपका काम हो जाएगा डिसीज़न मेकिंग का, लेकिन इससे अलावा भी कोई बातें हो सकती है जो मुझे नहीं मालूम या मैं नहीं बता पाया। ठीक है? तो काम की बात बताई, लाइक कर देना, शेयर कर देना जो ईएनटी लेने में इंटरेस्टेड है, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना। क्यों? क्योंकि मैं काम की बात बताता हूँ। ओके, नमस्कार, गुड बाय।